प्रेजेंट Assalamu करना alaikum. स्टार्ट जी। Assalamu alaikum class. My name is Sana Sarwar and my roll number is 1579. My presentation topic is the contribution of trade to rest. ट्रेड का मतलब होता है खसलत, यानी कि वो आदत, वो रवैये, वो हमारी जो जिनकी वजह से इंसान को की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे हम किसी पर्सन को कहते हैं कि ये बहुत हमदर्द है या रहमदिल है, या कोई इंसान बहुत लालची है, या हम ये जो लालची और रहमदिल ये उसकी ट्रेड्स होती हैं जो कि उसके पैदा होते वक्त नहीं होती उसमें, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें डेवलप होती हैं। ट्रेड इन साइकोलॉजी रेफर टू द वे इन विच वी जनरली डिस्क्राइब अ पर्सन। इन साइकोलॉजी में हम पर्सन की जो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ट्रेड को यूज करते हैं। ट्रेड अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल area of study in psychology that help identify a personal personality। जो पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प आउट। Next, the trait can be defined as a stable characteristic that cause a person to a response to any situation in certain way। ट्रेड की वजह से हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन में, मुख्तलिफ सिचुएशन में खुद को डिफरेंट परसेंट अपना रिस्पॉन्स डिफरेंट देता है। यानी कि गुस्से की हालत में, डिप्रेशन में, या किसी भी खुशी के मौके में हर इंसान डिफरेंट तरह से अपनी सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्ट करता है। एन इंडिविजुअल एज अ होल, एक इंडिविजुअल एज अ होल जस्ट नॉट हैव अ सिंगल ट्रेड। एक इंडिविजुअल में एज अ होल सिर्फ एक ही ट्रेड मौजूद नहीं होती, इसमें वैरायटी ऑफ ट्रेड्स इसमें मौजूद होती हैं जो कि इसकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। दीज ट्रेड फॉर्म्स आर यूनिक फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जो इसको एक इंसान से दूसरे इंसान से यूनिक बना देती हैं ट्रेड की बिना पे ही। ट्रेड थ्योरी अप्रोच फोकस ऑन पर्सनैलिटी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। इनका फोकस भी इंडिविजुअल के डिफरेंस पर ही था। ट्रेड की बिना पे जो इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है इन्हीं पर था। और इसमें तीन फिलोसफर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन ट्रेड थ्योरी में दी है। और सबसे पहले हम गोल्डन अल्फर्ड की ट्रेड थ्योरी देखेंगे। इस पे सबसे पहले इसका बायोग्राफी। गोल्डन अल्फर्ड वाज बोर्न इन 1897 इन मोंटेजुमा, इंडियाना। द सन में पैदा हुआ। दी सन ऑफ द कंट्री। वो इसके फादर जो थे वो एक डॉक्टर थे। वो सब 4 भाइयों में से सबसे छोटा था। ही वाज गुड विद वर्ड बट पुअर एट स्पोर्ट। वो ये पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसके जो खेल में या स्पोर्ट में जो था वो बहुत ज्यादा पुअर था, यानी कि इतना अच्छा नहीं था। अल्फ्रेड ऑपरेट हिज ओन प्रिंटिंग बिजनेस ड्यूरिंग द 10 ईयर। वो 10 साल की एज में वो अपना प्रिंटिंग बिजनेस ऑपरेट करता था। एंड सर्व एज द एडिटर ऑफ हाई स्कूल, यानी कि वो हाई स्कूल के न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पर काम करता था। इन 1915 में इसने ग्रेजुएशन की और अपनी क्लास में सेकंड आया और इसे स्कॉलरशिप मिला हार्वर्ड कॉलेज के लिए, वेयर हिज जहाँ पे उसका पहले एक बड़ा भाई पीएचडी कर रहा था साइकोलॉजी में। आफ्टर अर्निंग हिज बैचलर डिग्री इन फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड इन 1919 में इसने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स में। देन ये उसके कंप्लीट करने के बाद वो इस्तांबुल तुर्की चला गया फिलोसफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने। इसने अपनी पीएचडी 1922 में कंप्लीट की और 1930 में ही रिटर्न हार्वर्ड, और 1930 में वो दोबारा हार्वर्ड वापस आया, कॉलेज वापस आया और इसने अपना एकेडमी ईयर कंप्लीट किया। इन एडिशन इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी की फील्ड में, इसने ट्रेड थ्योरी दी जो कि काफी फेमस हुई। इसने उस टाइम पे साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरल अप्रोचेस जो बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पे, उन चीजों पे फोकस नहीं किया, इसने ट्रेड पर फोकस किया। और इसकी डेथ हुई अक्टूबर 1967 पे इसकी डेथ हुई थी। और ट्रेड थ्योरी में ये the major concept in Alford trade theory revolve around the different kind of the trades, different kind of trade that are contained in the presume or self, and how they are shaped as the self continue to develop as the person proceed through the lifespan। यानी कि वो ये जो ट्रेड है वो कैसे पूरी जिंदगी में कैसे इंसान में आती है और कैसे उसकी पूरी पर्सनालिटी को बनाती है। In Alford theory, it is difficult to understand a link between the concept of trade and the concept of the self। उसका कहना था कि ये इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है बिटवीन के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में क्या ताल्लुक है।
इट इज क्लियर, वो कहता है कि द सेल्फ इज द बॉर्डर्ड मोर इन कंपेसिंग टर्म्स है, विद इन द सेल्फ वी फाइंड नॉट ओनली ओनली पर्सन ट्रेड्स, जो हो कहता है कि हमारी सेल्फ में सिर्फ पर्सनल ट्रेड्स मौजूद नहीं होती, बट हिज और हर हैबिट, उसकी हैबिट्स, नीड, उसका इंटरेस्ट एंड स्किल, वो सारी कुछ उसकी सेल्फ में मौजूद होता है। लेकिन जबकि ट्रेड में क्या होता है, फॉर अल्फ्रेड इट इज द ट्रेड दैट आर सेंटर इन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड एंड यूनिकनेस ऑफ द पर्सनल स्टाइल एंड बिहेवियर, जो कि यूनिक बनाते हैं, जो कि दूसरे लोगों से यूनिक उसका बिहेवियर और उसका स्टाइल को डिफरेंट बनाता है। वो होती है इसकी ट्रेड, जो उसको दूसरों से अलग करे। द ट्रेड आर द की स्ट्रक्चर विद इन द सेल्फ, जो ट्रेड है वो की स्ट्रक्चर है सेल्फ के अंदर। ट्रेड इंटेट एंड इंटरेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर इन यूनिक वे, जो कि इंसान को यूनिक बनाता है। वो कहता है इट इज लोकेटेड इन सर्टन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो कहता है ये नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे मौजूद होती है ट्रेड। थॉट वी डू नॉट सी इट, वो कहता है हम इसको नहीं देख सकते। वी इनफेयर इट एक्सपीरियंस बाय ऑब्जर्विंग द कंसिस्टेंसी इन अ पर्सन बिहेवियर, वो कहता है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं पर्सन के बिहेवियर्स के से। देन सर नेक्स्ट है, अब इसकी जो 3 ट्रेड डिफाइन किए हैं वो नेक्स्ट मेरे मेंबर इसको कंटिन्यू करेगी, हाजरा इमरान। थैंक यू सर। Assalamualaikum class, my name is Hajra Imran, roll number 5098. Today the topic of my presentation is types of trades theory। जो अल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी थी उस पर, जो अल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी थी। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है आपकी। ओके। उसने एयरपोर्ट ने जो ट्रेड थ्योरी दी थी उसमें उसने 3 जो ट्रेड्स थे वो उसने सजेस्ट किए। तो उसमें सबसे पहला जो ट्रेड है वो है सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल कार्डिनल ट्रेड है। तो जो कार्डिनल ट्रेड आर द ट्रेड अराउंड विच अ पर्सन ऑर्गेनाइजेस हिज होल लाइफ, ये वो ट्रेड्स हैं जिसकी बेस पे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो ट्रेड्स होते हैं ये इनबॉर्न नहीं होते हैं, ये नेटिव नहीं होते हैं, ये वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की बात की ज़िंदगी में डेवलप होते हैं। और ये जो होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, मतलब इतने वो डोमिनेंट होते हैं कि वो जैसे इन ट्रेड्स में आ जाता है ग्रीडी, जो इंसान कुछ ग्रीडी होते हैं, काइंडनेस, लस्ट। तो मतलब वो इतने ये डोमिनेंट होते हैं कि अगर कोई इंसान ग्रीड उसमें कोई लालची है तो उसको हम लालची के नाम से बुलाने लग जाते हैं। वो इतने डोमिनेंट होते हैं ये ट्रेड्स इंसान में। अब जैसे एक इंसान है, उसको एक ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल होने की नीड है, तो वो सोसाइटी में जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करता है वो उनसे भी कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बीवी से। और यहाँ तक कि अगर वो अपनी 5 साल की बच्ची के साथ एक गेम भी खेल रहा होगा ना, तो उससे भी जीतने की कोशिश करेगा। इतनी उसमें वो इतना वो पावरफुल पावर के लिए या पोजीशन के लिए वो स्ट्राइव करेगा। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स में ये ट्रेड्स होते हैं जो मेजर इंसान की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये उनको रेफर कर रहा है। और ये ट्रेड्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होते हैं उनकी फाउंडेशन भी होती है। जैसे कि सेंट्रल ट्रेड्स की एग्जांपल है शाय, एंशियस, इंटेलिजेंट और डिसऑनेस्ट। ये वो ट्रेड्स होते हैं, अगर हम किसी को कहें कि एक इंसान को डिस्क्राइब करो तो वो सेंट्रल ट्रेड्स की बेस पे किसी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि we may say that someone is intelligent, sincere, kind, possessive, competitive, ambitious, funny and honest। तो ये सब सेंट्रल ट्रेड्स हो जाते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स में ये होता है कि जो जनरल बिहेवियर होते हैं ये उनको रेफर करता है। और ये बिहेवियर जो होते हैं ये सिर्फ ख़ास सर्कमस्टेंसेस पे ही अपीयर होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पब्लिक में बोलने से नर्वसनेस फील होती है, तो ये जो नर्वसनेस है वो है सेकेंडरी ट्रेड इंसान का। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेफरेंस को भी देता है कि लोगों की पसंद नापसंद भी इसी ट्रेड में आ जाती है। तो उसके बाद कॉमन ट्रेड और वर्सेस पर्सनल डिस्पोजिशन। अल्फ्रेड मेड येट एन अदर डिस्टिंक्शन अमंग ट्रेड्स। ट्रेड्स में एक और भी डिस्टिंक्शन निकाली है। उनमें सबसे पहले है कॉमन ट्रेड। ये वो ट्रेड होते हैं कि किसी एक खास पर्टिकुलर डायमेंशन की बेस पे कुछ लोगों को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है।
और जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोग दूसरों से डोमिनेंट होते हैं और कुछ लोग दूसरों के साथ पोलाइट होते हैं। ये पोलाइट और डोमिनेंट ये कॉमन ट्रेड्स हैं जिसकी बेस पे कुछ लोगों को हमने ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद जो पर्सनल डिस्पोजिशन होते हैं, ये वो पर्सनल डिस्पोजिशन इंसान की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो यूनिक होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जो अल्पोर्ट है, अल्पोर्ट अर्ज साइकोलॉजिस्ट टू स्टॉप पेइंग सो मच अटेंशन टू रोल ऑफ कॉमन ट्रेड। जो अल्पोर्ट उसने अर्ज किया बाकी साइकोलॉजिस्ट को कि बजाय कॉमन ट्रेड्स पर फोकस करने के वो पर्सनल डिस्पोजिशन पे फोकस करें, क्योंकि पर्सनल डिस्पोजिशन ही इंसान की जो पर्सनैलिटी की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको एक्यूरेटली वो डिफाइन करती है, पर्सनल डिस्पोजिशन जो है। तो उसके बाद आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड थ्योरीज। इसके बाद जो इस ट्रेड थ्योरी पे क्रिटिसिज्म हुआ, इसमें 3 किस्म के क्रिटिसाइज हुए। पहला क्रिटिसाइज ये था कि जो ट्रेड थ्योरी का के मुताबिक जो ट्रेड्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होते, लेकिन जिस हिसाब से जो लोग तो फिर हर सिचुएशन में एक तरह ही बिहेव करेंगे, तो इस वजह से इस बात पे क्रिटिसाइज हुआ। एक क्रिटिसाइज ये हुआ था कि जो these tests are often too general for a full अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन एंड द ट्रेड्स। मतलब ये जो ट्रेड होते हैं ये ग्रुप रिजल्ट्स जो होते हैं उनकी बेस पे एक इंडिविजुअल को जज करते हैं, ना कि इंडिविजुअली जज किया जाए। जो ग्रुप्स के रिजल्ट होते हैं उनको हम इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करके उसको इंडिविजुअल को जज करने लग जाते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था। और तीसरा ये था कि ये जो ट्रेड थ्योरी है ये सब्जेक्टिव है, ये हर साइकोलॉजिस्ट के एक ट्रेड को लेके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो हर साइकोलॉजिस्ट एक ट्रेड को लेकर डिफरेंट अपनी ओपिनियन देता है। तो इस वजह से वो द ट्रेड थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स सब्जेक्टिव नेचर। सो या दैट्स इट, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट कर रहे हैं आप? Yes, sir. My name is Tina and my roll number is 1586. Today I will present this topic, Hans Fernandes. Let's see its biographical sketch. Hans was born in Belgium for March 1916 and इसके जो parents थे ना वो सर actors थे and the divorce और इनके दरमियान तलाक divorce थे when Hans he was only 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल का था। He went to live his maternal grandmother और वो अपनी grandmother के पास चला गया था like his parents, इसकी parents की तरह। हाँ, इसकी ग्रैंडमदर भी काफी ज्यादा फाउंडेंस थी, उसे थिएटर का एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था, बट उसका जो एक्टिंग का जो करियर था ना वो कट शॉर्ट हो गया था ड्यू टू एक कपल बाय फॉल, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक तरीके से ना चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी टांगों में ना वो नॉर्मल तरीके से वॉक नहीं कर पा रही थी, अनस्टेबल थी। एंड hence also they play the role in the acting when he was only the 5 or 6 years. When he play in other movie and his mom is other movie, जब इसकी मॉम एक मूवी में वो फिल्म स्टार थी ना तब उसमें रोल प्ले कर रहा था। और इसी तरह जो हैंस के जो फादर थे ना वो कैथलिक थे और जो उसकी मॉम थी ना वो प्रोटेस्टेंट थे, बट दे आर बोथ दी कैथलिक, जो दोनों ही कैथलिक के थे। एंड दे आर द क्रिश्चियन, वो दोनों क्रिश्चियन थे। और हैंस वाज आर नॉट रिलीजियस, वो इतना ज्यादा अपने मजहब से ज्यादा वीक नहीं था। और उसे फर्स्ट टाइम उसे बाईसाइकिल दी गई थी कि वो एक ना क्लास अटेंड करने के लिए, और वो काफी ज्यादा ही वाज आर वेरी गुड इन एस्थेटिक, वो एस्थेटिक में काफी ज्यादा अच्छा था। और इन द पार्टिसिपेट इन मैनी स्पोर्ट्स लाइक सॉकर, आइस हॉकिंग, फील्ड हॉकिंग, टेनिस वगैरह में उसने काफी ज्यादा स्पोर्ट्स की थी। अब हैंस की सर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसकी प्रिंसिपल। Hence, they consider that to measure the dimensions of the personalities, which are the different types of personalities. That's are the extroversion and introversion. जो extroversion और introversion थे, introversion means introversion people are those the people which are very the shyness and they try to live alone in homes
ट्राई टू दी लिव अलोन। वो काफी ज्यादा अपने आप को ना अकेला ही पसंद करते हैं, वो ज्यादा सोशली नहीं होते हैं, ना ही उन्हें अपने दे हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, उसके काफी ज्यादा उनके कम दोस्त होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वाइट होते हैं, और इनका जो मेन फोकस होता है ना वो जस्ट इनका ऑफ हाँ इंट्रोवर्जन इन्वॉल्व दी फोकस एनर्जी और इनर एक्सपीरियंस, और इनका ज्यादातर जो फोकस होता है उनके अपने ही जाती तजुर्बात पर ही होता है, जबकि एक्सट्रोवर्जन वो काफी ज्यादा सोशली होते हैं, और वो सोशल के हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसी के साथ वो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करते हैं। वो आगे जो सर इन्होंने जो नेक्स्ट इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन थी ना हेंस वो था नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरो न्यूरोस्टिज्म्स एंड इमोशनल रीस्टेबिलिटी, और emotional stability refers to the literary meanings of term the state of being emotionally stable or the constant। इमोशनली स्टेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि वो इमोशनली तरह का स्टेबल होता है, वो हर तरह के माहौल में अपना तनाज़ुर पैदा कर सकते, बैलेंस होता है, जबकि जो न्यूरोटिज्म्स रेफर्स होते हैं वो इनस्टेबिलिटीज ऑफ इमोशंस, वो अपने ही इमोशंस पे ना बैलेंस नहीं होते हैं, जैसे कि वो कास्टिंग का पर्सन जो मेन वजूहत होती है उस पर्सन की, वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनली होते हैं। ओके, न्यूरोटिक दी व्यू द इमोशनली अनस्टेबल, और जबकि हैंस का भी यही व्यू आता है, जो न्यूरोटिक होते हैं ना वो जो पीपल्स होते हैं ना वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इमोशंस में ना वो बैलेंस नहीं, अनस्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं। सम हैव द अनरीजनेबल फियर ऑफ द सर्टन सब्जेक्ट, जबकि वो गैर जरूरी चीजों से डरते रहते हैं, जैसे कि अब किसी भी चीज से, जगह से, पर्सन से, एनिमल से और ओपन स्पेस से, यहाँ तक कि वो हाइट से भी से डर जाते हैं। इसके अलावा द हॉलमार्क ऑफ डिसऑर्डर्स फॉर मोस्ट न्यूरोटिक in an anxiety level of disproportionate the realities of these situations, जबकि वो अपनी वो हकीकत जबकि वो एंजाइटी, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि जो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, अपने आप को एंजाइटी से दूर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल एंजाइटी के तौर पर फेयर करते होते, चीजों से डरते होते हैं। नेक्स्ट इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी साइकोस्टिज्म। ये जो डायमेंशन थी ना जो हेंस ने अपने इसके बाद में अपने अर्ली मॉडल में उसने इंट्रोड्यूस की थी, ही एडिड दिस डायमेंशन, उसने इस डायमेंशन को तब ऐड की थी आफ्टर कंडक्टिंग दिस स्टडी ऑन मेंटली इल, जब उसने एक मेंटली इल पर कंडक्टिंग की थी आफ्टर स्टडी, जबकि उसने मेंटली इलनेस पीपल पर जब स्टडी की थी उसके बाद उसने इस डायमेंशन को अपनी ही स्टडीज में इंक्लूड की थी। People high on the traits suggest that the individuals might not be normal। अब जो पीपल्स होते हैं ना जिनमें हाई ट्रेड्स लेवल पाए जाते हैं, these are नॉट नॉर्मल, क्योंकि वो एंड माइट हैव द ट्रबल डीलिंग विद द रियलिटी, वो नॉर्मल्स नहीं होते हैं और उन्हें अपनी हकीकत को सामना करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा होती है। जनरली जो प्रैक्टिस इसमें इन पर्सन में पाई जाती है वो काफी हॉस्टाइल्स होते हैं, नो एम्पैथेटिक, वो किसी के या के हॉस्टाइल्स में नहीं होते, वो काफी किसी के ऑपोजिट होते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं। एंटी सोशल का मीनिंग ये होता है कि वो जो सोशल के मुताबिक काम हो रहा था वो उसका हमेशा उल्ट करते होते हैं, उसे हम एंटी सोशल कहते हैं। साइकोटिस डिफर द जनरली फ्रॉम द न्यूरोटिक, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है न्यूरोटिक के इन द सेवरिटी इन द ऑर्डर। साइकोपैथोलॉजिकल आगे साइकोटिस मे बी इनसेंसिटिव टू द अदर्स, अब जो साइकोटिस होते हैं ना वो दूसरों के लिए ना इंसेंसिटिव होते हैं, हॉस्टाइल्स होते हैं, और पीपल ज्यादा क्रूअल जालिम हो जाते हैं, इनह्यूमन हो जाते हैं, विद द स्ट्रॉन्ग द नीड टू फूल ऑफ पीपल, वो बहुत जल्दी जब मजबूत इरादे से ये बहुत जल्दी लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, एंड टू अपसेट देम, और इन्हें बहुत जल्दी और उन्हें अपसेट कर देते हैं। while the psychosis these shows being some psychopathologically like schizophrenia, और जबकि कुछ जगह पर साइकोटिक इस तरह का बिहेव शो करते हैं कि जैसे कि उन्हें साइकोपैथोलॉजिकली या कि दिमागी मर्ज लाइक जैसे कि शिजोफ्रेनिया जैसे होते हैं, उसमें शिजोफ्रेनिया जैसा बिहेव करते हैं, शिजोफ्रेनिया के मर्ज के जैसा ही बिहेव करते हैं। दे फेयर दैट दे कैन एक्ट इन एंटी सोशल, और उनका ज्यादातर रोल इन्हीं होता है जो सोशली रूल्स के अगेंस्ट होते हैं, वो उन्हीं को ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। एंड बाय बीइंग हॉस्टाइल और when he one he had identified, जब उसने इन्हीं
प्राइमरी डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया था। Hence construct are the test to measure paper and pencil the test to the measure them. उसने measure इन इंडिविजुअल्स को मेजर करने के लिए जो टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया था उसे कहते हैं पेपर एंड पेंसिल टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया था दी मोस्ट रिसेंट दी वर्जन जो बहुत ही जल्दी आया था EPQ हैंडसम पर्सनालिटी क्वेश्चंस. It will notice that the participants who this score high on the neuroticism or psychoticism. अब जो लोग इस टेस्ट में अब जो लोग इन क्वेश्चनर में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके हाई स्कोर आ जाती है ऑफ द न्यूरोसाइटिज्म ऑफ द साइकोटिज्म स्केल में. ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूरोटिक और साइकोटिक होते हैं, बट दे आल्सो डीम दिस फॉर द डेवलपिंग डिसऑर्डर. लेकिन वो इन दिस डिसऑर्डर की डेवलपिंग का यानी कि रिस्क का बायस बनता है, यानी कि इन्हें ये डिसऑर्डर्स होने वाला होता है, यानी कि रिस्क हो जाता है इनके लिए. इसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ था हैंड्स की थ्योरी में वो था द मॉडल वाज इनिशियली डेवलप्ड फॉर अ वेरी स्मॉल सैंपल. अब उन्होंने जो टेस्ट हैंड्स को डेवलप किया था वो बहुत ही ज्यादा छोटे से सैंपल्स के लिए था. और दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द सेल्फ रिपोर्ट. अब जो टेस्टिंग की जो सारी रिपोर्ट थी वो सेल्फ रिपोर्ट पे थी. Therefore, it is likely to have influences by the respondent mood at the time. जैसे कि अब हम किसी को अपना टेस्ट देते हैं, अब उसके मूड पे डिपेंड करता है. जब उसे वो देगा उसके मूड पे डिपेंड करता है. तो उसका मूड अच्छा होगा तो उसकी स्कोर अच्छा आएगा, बुरा होगा तो जैसे मर्जी उसकी थी ना पर एक क्वेश्चनर को टिक करता जाएगा. अब ये मूड पे डिपेंड करता है. तो इसकी दो में क्रिटिसिज्म इसी की थ्योरी पे होती है. थैंक यू सर. नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा टॉपिक है रायमोंड कैटल. रायमोंड कैटल 20 मार्च 1905 को इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए. उन्होंने शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट लिया और कॉलेज में एजुकेशन हासिल करने वाले अपने फैमिली के पहले मेंबर थे. उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से बीएस केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की. उस टाइम रायमोंड कैटल की एज जस्ट 19 थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तबाही हुई थी उसका मुशाहिदा उस पर रिसर्च करने के बाद कैटल ने इस बात में इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि साइंस के इस्तेमाल से ह्यूमन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है. ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर थिंकर ऑफ द टाइम. उस टाइम के दूसरे थिंकर से भी मुतासिर थे. उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एल्डस हक्सले और G.H. वॉल्स शामिल हैं. कैटल ने 1929 में लंदन से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. सर कैटल ने अपने फादर के इंटेलेक्चुअल लेवल से बहुत मुतासिर था. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात से मायूस हो गया जब उसे पता चला कि उसके फादर का आईक्यू लेवल जस्ट 120 है, जबकि उसकी मदर जो उनका आईक्यू लेवल उनके फादर से ज़्यादा है. उसने इस बात पे भी बहुत ज़्यादा गौर किया कि उसकी फैमिली, उसके जो मदर के रिलेटिव्स हैं, उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा है उसके फादर के बिजनेस से. के बाद है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल. कैटल ने अपनी थ्योरी को सिर्फ खुद पर टेस्ट नहीं किया, इसने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ज़राए पर भी अपने थ्योरी को टेस्ट किया. कैटल की थ्योरी फैक्टर एनालाइज के इर्द गिर्द घूमती है. ये एक मैथमेटिकल टेस्ट है जो जो के कैटल ने किया. फैक्टर एनालाइज के यूज से कैटल ने रिव्यू लिया और बहुत सारे ट्रेड्स को कैटेगराइज किया. और उसने बेसिक और यूजफुल खसूसियात जो थी उसको अलग किया और उन ट्रेड्स को क्लासिफाई करने की एक स्कीम डेवलप की. कैटल ने एक रिपोर्ट बनाई जो पहले 4000 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी. एक लिस्ट बनाई थी जो 4000 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी. उसने उसको एनालाइज किया, उसने उसको
ट्रेड किया और वो 171 वर्ड्स में इतने में कन्वर्ट कर दी। कैटल ने क्लोजली रिलेटेड टर्म्स को आइडेंटिफाई किया कि जो बहुत मिलती जुलती टर्म्स थी उनको रिलेट किया और फाइनली उसने 16 बेसिक सॉर्ट्स का एक ट्रेड लिस्ट तैयार कर लिया। कैटल के मुताबिक ये सब ट्रेड्स इंसानी शख्सियत पर मुबनी हैं। कैटल ने डिस्कवर किया कि कुछ ट्रेड्स सरफेस ट्रेड्स होते हैं जो कि इजीली किसी भी ऑब्जर्वर के इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, मतलब विजिबल होते हैं। इसके बरअक्स जो दूसरे ट्रेड्स हैं वो शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं और शॉर्ट ट्रेड्स सरफेस ट्रेड्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Surface trace cluster of related behavior observed in a given situation. ये ट्रेड मुतलका ह्यूमर में किसी मखसूस सूरत हाल में मुशाहिदा करते हैं। शॉर्ट ट्रेड जो होते हैं वो 16 बेसिक डायमेंशंस में मुश्तमिल होते हैं और ये बिहेवियर और जो कि तमाम बिहेवियर्स की रूट्स होते हैं। और जो 16 बेसिक डायमेंशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो जाहिद भाई ने एक्सप्लेन करने हैं। जाहिद भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है जाहिद भाई। राहत प्रेजेंट करना। आज जाहिद किधर गायब है? उसे जाहिद फोन भाई ने कर ले, उसको मेरा ख्याल माइक उसका म्यूट पे लगा हुआ है, उसको पहले माइक को अनम्यूट करवाएं। अभी अनम्यूट था सर, अभी म्यूट कर लिया है। सर अगर वो नहीं प्रेजेंट करते तो मैं कर दूं? कर ले। ओके सर। Assalamu alaikum sir, assalamu alaikum class. My name is Asma Batul. My roll number is 1572. Today my presentation topic is 5 factors of personality. इसको ओशन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी बोला जाता है क्योंकि जो ओशन के जो लेटर्स हैं वो 5 फैक्टर्स के जो वो फर्स्ट लेटर को जो है वो शो करते हैं। कैटल ने जो है वो 16 पीएफ जो है वो थ्योरी प्रेजेंट की थी। उसने कहा था कि अगर किसी इंसान को किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना हो तो इन 16 ट्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ल्यूइस गोल्डबर्ग ने जो है इसको और शॉर्ट करके 5 फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। जो ल्यूइस गोल्डबर्ग की जो थ्योरी है वो प्रोमिनेंट है और वो ज़्यादा वर्किंग थ्योरी है और वो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है क्योंकि वो आज तक भी जो है वो वर्किंग थ्योरी है, वो वेल एक्सेप्टेड है। और इसको ओशन मॉडल ऑफ थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि जो ओशन के जो वर्ड्स हैं वो जो है वो 5 फैक्टर्स के फर्स्ट जो लेटर है उनको जो है वो शो करते हैं। जो 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी है उसका जो फर्स्ट है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो सी है वो कॉन्साइंशियसनेस को शो करता है और जो ई है वो एक्स्ट्रावर्जन को और जो ए है वो एग्रीएबलनेस को और जो लास्ट एन है वो न्यूरोटिसिज्म को जो है वो शो करता है। अगर किसी इंडिविजुअल में हम लोग ये ट्रेस देखें तो हम लोग उसकी जो पर्सनैलिटी को है वो जज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेड किसी इंडिविजुअल में हाई लेवल में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो गुड है, और अगर किसी में लो लेवल में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बैड है। ये हम लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग ये चीज़ मालूम कर सकें कि ये जो ट्रेड्स हैं वो इस इंडिविजुअल में कितनी रेंज में जो है या कितनी डिग्री पे है वो जो पाए जाते हैं। सबसे जो पहले है वो है ओपननेस। ओपननेस में जो इंडिविजुअल जो है वो हाई लेवल पे स्कोर करते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि वो लोग जो है वो क्रिएटिव होते हैं और न्यू आइडिया जो है वो देते रहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनोवेशन करते रहते हैं। वो उनमें सेंसिटिविटी होती है
और वो इमोशनल जो है वो इंटेलिजेंस होते हैं। और उनमें एडवेंचरस को भी ना वो लोग लाइक करते हैं, मतलब अगर वो एक चीज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी ना उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नई नई चीज़ें जो हैं वो उसको करते रहें। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ये है कि वो लोग दूसरों की इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नई चीज़ नज़र आ जाए तो वो उसको समझने और उसको जानने की जो है वो ट्राई करते हैं। वो खुद भी क्रिएटिव होते हैं और दूसरों को भी जो है डिफरेंट आइडियाज़ प्रेज़ेंट करने का और उनमें मतलब क्रिएटिविटी का बोलते हैं। वो कोई भी काम या कोई भी चीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्साइशियसनेस। इस इंडिविजुअल में जो ओपननेस में लो लेवल पे स्कोर करते हैं वो बिल्कुल इसके रिवर्स पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। जो सेकंड है वो कॉन्साइशियसनेस है। इसमें इस इंडिविजुअल में जिस इंडिविजुअल में ये वाला जो ट्रेट है वो हाई लेवल पे हो, तो वो जो है वो अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। वो अपने डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर है जो वो करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनको कोई टास्क दे दिया जाए तो वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो फुलफिल करते हैं। अगर इनको कोई ड्यूटीज़ दे दी जाए तो वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो निभाते हैं। वो अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉयल होते हैं। और ये सबसे पहले जो है ये अपना अगर इन्होंने कोई काम करना है तो वो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट पे ये करना है, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, फिर ये उसी हिसाब से जो है वो काम करते हैं। लेकिन जिन इंडिविजुअल में ये वाला ट्रेड जो है वो लो लेवल पे स्कोर करता है, वो लोग बिल्कुल इसके रिवर्स होते हैं। वो लोग कहते हैं, वो लोग इम्पल्सिव होते हैं और साइड ट्रैक्ड होते हैं। मतलब कि ये है कि वो ऑन दी स्पॉट जो काम हो गया वो हो गया। वो अगर किसी चीज़ का प्लान कर भी लें तो वो उससे बहुत जल्दी जो है वो हट जाते हैं। और जो थर्ड है वो है एक्स्ट्रावर्जन। जिन इंडिविजुअल में ये वाले जो ट्रेट है वो हाई लेवल पे स्कोर करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं। वो लोगों में बैठना, उनसे बात करना और उनमें घुलना मिलना जो है वो बड़े